अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम अलैकुम। कल हमने आपके सामने गज़ल के बारे में जानकारी रखी थी। उम्मीद है कि आपने उस पर गौर किया होगा और उसको समझ भी लिया होगा। कल ही मैंने आपको बताया कि आपकी जो ये किताब है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा है इसका असनाफ़ सुखन का और एक है असनाफ़ नसर का। असनाफ़ सुखन में से जो पहला सिनफ आता है वो गज़ल ही है। तो गज़ल के बारे में कल जानकारी भी आप तक पहुंचाई। तो आज हम मीर तकी मीर की एक गज़ल की तशरीह करने जा रहे हैं। लेकिन मीर तकी मीर की गज़ल की तशरीह करने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ और ज़रूरी भी है कि हम मीर तकी मीर की हालाती ज़िंदगी पर थोड़ी सी मुख्तसर अल्फाज में रोशनी डालें। आपका नाम मीर मोहम्मद तकी था और मीर तखल्लुस इख्तियार करते थे और आपके वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। तो मीर तकी मीर 1722 में आगरा में पैदा हुए, लेकिन 11 साल की उम्र में ही आपको बाप के साये से महरूम होना पड़ा। तो समझिए एक तरह के बुरे दिन शुरू हो गए मीर तकी मीर के, क्योंकि मीर तकी मीर बहुत ही ज़हीन थे और शेरी अंदाज उसकी तबीयत में बचपन से ही कूट कूट कर भरा था। लेकिन बाप के बेवक्त मौत की वजह से वो बहुत ही परेशान रहे, क्योंकि उसके जो वालिद थे वो समझो दरवेश सिफत आदमी थे। जायदाद माल मसरू का जमा करने की तरफ उसका ज्यादा ध्यान नहीं था। समझो वो एक दरवेश मनश आदमी थे। तो मीर तकी मीर के सौतेले भाई थे। सौतेले भाइयों ने उसे बहुत ही सताया और उसकी जिंदगी उजेरन बना दी, जिसकी वजह से मीर तकी मीर बहुत परेशान रहे। हालांकि सौतेले भाइयों ने जायदाद से भी उसे महरूम कर दिया, जो उसे अपने बाप की जायदाद थी उसे भी महरूम कर दिया। आखिरकार तंग आकर मीर तकी मीर लखनऊ से या आगरा से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उसकी जिंदगी कदरे आराम से तो थोड़ी गुजरने लगी। यहाँ उसके जो मामू थे सिराजुद्दीन आरिज़ो, वो फारसी के बहुत बड़े शायर थे, उसी के यहाँ रहे। लेकिन सौतेले भाइयों ने वहाँ पर भी आराम से रहने न दिया और आखिरकार मीर तकी मीर को दिल्ली का शहर छोड़कर लखनऊ की तरफ जाना पड़ा। वहाँ भी उसने आराम से जिंदगी नहीं गुजारी और 1810 में इस दुनिया से चल बसे। ये वही मीर तकी मीर है जिसे हम गजल का बादशाह भी कहते हैं या गजल का ताजदार भी कहते हैं। तो उसी की एक गजल की तशरीह करने जा रहे हैं हम आज। तो और मीर तकी मीर की वो गजल जो हमारे सामने इस वक्त है, उसका पहला जो शेर है वो पहला शेर है, हमारे आगे तेरा कसू ने नाम लिया,
दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ये है मीर तकी मीर की गजल का पहला शेर। इसमें एक लफ्ज आया है कसू। ये पुरानी दक्कनी उर्दू है। उस जमाने में कसू बोलते थे, आज किसी बोलते हैं, यानी आज तो कसू नहीं बोलते हैं। उस जमाने में वहां बोलते थे, आज वहां बोलते हैं। उस जमाने में यहां बोलते थे, आज यहां बोलते हैं। उस जमाने में तुझ बोलते थे, आज तुझे बोलते हैं। ये है दक्कनी उर्दू का लफ्ज, पुरानी उर्दू का लफ्ज कसू। तो शायर मीर तकी मीर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि अरे महबूब, जब किसी ने तुम्हारा नाम मेरे सामने लिया या जब आपका जिक्र मेरे सामने किसी ने किया, तो आपका नाम ही सुनकर मेरा ये सितम रसीदा दिल तकलीफ और परेशानियों से घिरा हुआ दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने अपने इस मुसीबत ज़दा दिल की धड़कन पर मुश्किल से काबू पा लिया। तो शायर के कहने का मतलब है कि महबूब का नाम सुनकर ही मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने इस दिल की धड़कन पर मुश्किल से काबू पा लिया। अब अगर महबूब सामने आ जाए तो फिर मेरी हालत क्या बन जाए, या मेरी हालत क्या होती। तो ये था पहला वाला शेर, जिसमें शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि किसी ने जब आपका जिक्र मेरे सामने किया तो जिक्र करते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने अपने इस सितम ज़दा दिल की धड़कन पर मुश्किल से काबू पा लिया। अगर काबू न पाता तो पता नहीं हालत कैसी हो जाती। ये था पहला वाला शेर। अब दूसरा शेर है वो काज रविश न मिला रास्ती में मुझसे कबू। काज रविश का मतलब होता है, ये लफ्ज है नया आपके लिए। काज रविश का मतलब है टेढ़ी राह चलने वाला, टेढ़ी राह चलने वाला। काज रविश से मतलब है टेढ़ी राह चलने वाला, सीधे रास्ते पर न चलने वाला। कबू का मतलब होता है कभी। दक्कनी उर्दू पुरानी उर्दू का लफ्ज कबू से मुराद है कभी। तो शायर अपने महबूब के बारे में, अपनी महबूब की संगदिली के बारे में कहता है और उसके गुरूर और घुमंड का यहां बरमला इजहार करता है कि मेरा महबूब कैसा गुरूर और घुमंड रखता है अपने आप पर। और उसी अंदाज में कहता है वो काज रविश न मिला रास्ती में मुझसे कबू। रास्ती का मतलब यहां पर है सीधे रास्ते पर। अगर हम रास्त का लफ्ज देखेंगे, ये रास्त कहते हैं सच को भी और रास्त कहते हैं सीधे को भी। वो काज रविश न मिला रास्ते में मुझसे कबू। शायर अपने महबूब के बारे में कहता है कि महबूब जो है वो टेढ़ी राह चलने वाला है, वो कभी सीधे रास्ते पर मिला ही नहीं करता है। न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया,
اور اس نے کبھی اچھی طرح سے میرا سلام بھی نہیں لیا اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ محبوب غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ محبوب کو اپنے حسن پر، اپنی آپ پر غرور اور گھمنڈ ہے۔ وہ سیدھے راستے پر کبھی ملاقی ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی میرا سلام ہی قبول کرتا۔ تو یہ تھا دوسرا والا شعر۔ اب تیسرا شعر ہے اس کے اندر، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہاں پر ہے جو یہ محبت کا راستہ ہی یہ بہت ہی مشکل راستہ ہے، اور اس محبت کے مشکل راستے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ تمام عمر میں ناکامی سے کام لیا۔ میں نے ناکامیوں سے ہی کامیابی حاصل کی۔ یعنی یہ جو عشق کا راستہ ہے، اس میں انسان کو ہر چیز کو خیر بات کہہ کر یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ اس میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ساتھ دیتی ہیں۔ ہر قدم پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن جب انسان ناکام ہوتا ہے وہ اپنی خامیوں کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں خامی رہ گئی تھی، تو پھر ان خامیوں کو درست کر کے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہی مطلب ہو گیا تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ میں نے تمام عمر ناکامیوں سے ہی کامیابی حاصل کی۔ یہاں تمام عمر جب نا امیدیوں سے واسطہ پڑا تو پھر وہاں پر ہی مجھے امید کی ایک چمک یا جھلک نظر آئی۔ یہ تھا اس غزل کا تیسرا شعر۔ اسی طرح اب اس کا چوتھا شعر ہے، اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ اس میں دو لفظ آتے ہیں، ایک تو گوشہ گزین۔ گوشہ گزین کا مطلب ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھنے والا، کونے میں بیٹھنے والا، اور دوسرا لفظ ہے اس میں روئے زمین تمام لیا۔ یہ تمام دنیا میں جس کا چرچا ہو، تمام دنیا میں جس کی مشہوری ہو۔ پھر ایک بات دہراتا ہوں ان لفظوں کو، گوشہ گزین کا مطلب ہے تنہائی میں بیٹھنا، کونے میں بیٹھنا، اکیلا پن اختیار کرنا۔ روئے زمین تمام لیا کا مطلب ہے تمام دنیا میں اس کا چرچا ہونا یا مشہوری ہونا۔ تو یہاں پر اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، میر تقی میر کہتا ہے اپنے آپ سے ہی مخاطب ہو کر کہ اگرچہ میں نے باقی شاعروں سے علیحدگی اختیار کی ہے، اگرچہ میں اب الگ تھلگ بیٹھا ہوں، اگرچہ میں نے تنہائی اختیار کی ہے، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا، لیکن میری شاعری کا جو چرچا ہے، میری شاعری کی جو مشہوری ہے، وہ تو ساری دنیا میں ہے۔ روئے زمین تمام لیا کا مطلب ہے تمام دنیا میں، تمام علاقے میں یا تمام ملک میں چرچا ہونا، مشہوری ہونا۔ تو شاعر میر تقی میر جو یہاں پر
फरमाते हैं कि अगरचे मैं बाकी शायरों की मुकाबले में अब तन्हाई और अकेलेपन में बैठा हूँ, मैंने गोशनशिनी इख्तियार की है, मैं बाकी लोगों से अलग थलग बैठा हूँ, लेकिन जो मेरी ये शायरी है, मेरी इस शायरी ने तमाम दुनिया में मशहूरी हासिल कर ली है। मेरी शायरी का जो चर्चा है वो तमाम दुनिया में है। तो यहाँ पर मीर तकी मीर अपनी शायरी की भी तारीफ करता है और अपनी जहानत और काबिलियत की भी तारीफ करता है। जब कोई शायर किसी शेर में अपनी तारीफ आप करे तो उसे सन्नत ताली कहते हैं। तो यहाँ पर शायर ने सन्नत ताली से काम लिया है, क्योंकि वो इस शेर में अपनी शायरी के बारे में कहता है कि मेरी शायरी का चर्चा सारी दुनिया में है या सारे मुल्क में है। इससे साफ जाहिर होता है कि मीर तकी मीर अपनी शायरी की तारीफ करता है और उसने यहाँ सन्नत ताली से काम लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी याद रखेंगे कि जब कोई शायर किसी शेर में अपनी तारीफ आप करता है तो उसे सन्नत ताली कहते हैं। बहुत सारे सन्नती शायर लोग अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं, कभी सन्नत तजाद का इस्तेमाल करते हैं, कभी सन्नत ताली का इस्तेमाल करते हैं, कभी सन्नत तलमी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कलाम जो उनका है वो ज़्यादा वाज़िया हो जाए। तो इस तरह आपकी जो ये पहली गज़ल है मीर तकी मीर की, वो इख्तिताम को पहुँचती है। खुदा आपको तंदुरुस्त रखे। बाकी वस्सलाम।